नाइन्थ क्लास अभी तक हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रखा था साउंड, जिसकी हम एक वीडियो कर चुके थे जिसके अंदर हमने कुछ बातें सीखी थी। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होता था? डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी चलती है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन हमने सीखा था, ठीक है। वाइब्रेशन के साथ एक वर्ड सीखा था ऑसिलेशन। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में छोटा सा डिफरेंस क्या है? एक पार्टिकल है तो ऑसिलेशन और बहुत सारे हैं तो वाइब्रेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, ओके। उसके बाद फिर हमने सीखा था टाइप्स ऑफ वेव। वेव दो टाइप की सीखी थी हमने। एक सीखी थी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती थी? इसमें पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो होता है, जिसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब था आगे पीछे होती है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल में क्या होता था? पार्टिकल का डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे होता था, ठीक है ना। तो साउंड वेव था लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल, और ट्रांसवर्सल के लिए हमने यूज़ किया था EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम लाइट बोलते हैं। और एक मैंने आपको बताया था पानी में पत्थर मारेंगे तो जो वेव्स बनेगी वाटर वेव्स, ठीक है। एक हमने दो तरह की वेव्स और भी की थी, वो था मैकेनिकल एंड EM। मैकेनिकल वेव्स होती थी जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम पहले कर चुके थे। साउंड कौन सी है? साउंड इज़ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ओके। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। हमने इसके बीच में डिफरेंसेस भी किए थे, 3-4 डिफरेंस किए थे। चलिए, तो आज का जो हमारा काम है वो सबसे पहले हम करते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस है लाइट और साउंड में। तो ये कुछ डिफरेंस है साउंड और लाइट में, ठीक है। साउंड जो है वो नेचर से लॉन्गिट्यूडनल होती है, और लाइट जो है वो नेचर से ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। साउंड है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब इसको मीडियम चाहिए, और लाइट है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। स्पीड इसकी काफ़ी कम होती है, एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। इसकी वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज़्यादा होती जाएगी, तो 340 भी हो जाती है, 350 भी हो जाती है, ठीक है। और स्पीड इज़ वेरी हाई, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट इसके आसपास होती है एयर में। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू वैक्यूम के लिए है, ठीक है। और उसके बाद है ऑडिबल विद लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये हमें सुनाई देती है, और इसके अंदर उल्टा होता है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है तो ये हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके अंदर दो नए वर्ड आए हैं, एक आया है फ्रीक्वेंसी और एक आया है वेवलेंथ। तो अब हमें इन दोनों शब्दों के बारे में सीखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, और उसके साथ कुछ और टर्म्स आएंगी, वो है स्पीड ऑफ लाइट और लाउडनेस, पिच, ये सब आएगा। तो एक बार चलो हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं साउंड के, हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने सीखा था कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जब पार्टिकल पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन मतलब जहाँ पर प्रेशर या डेंसिटी ज़्यादा हो, और रेयरफेक्शन जहाँ पर एज़ कम्पेयर टू कम हो, ठीक है। हमने ट्यूनिंग फोक वाला डायग्राम किया था। इस तरह से ट्यूनिंग फोक को जब हम इसमें वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता था? पास में कंप्रेशन बनता था, फिर थोड़ा सा रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन एंड फिर रेयरफेक्शन, और ये चलता रहता था, ठीक है। दोनों तरफ बनता था, ओके। तो इस तरह से अगर हम उसके ग्राफ को बनाना चाहे तो हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक साइन वेव बनती है। अब साइन वेव क्या होता है? साइन, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये आपके 10th क्लास में आएंगी, तो उनका ग्राफ जो है 11th क्लास में आएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि साइन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी तरह ही वेव का नेचर होता है, ओके, साइन और कोस की तरह। तो प्रेशर और डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ कंप्रेशन, और जहाँ कम होगी वहाँ पे रेयरफेक्शन, ओके। तो हमने जो सीखा था, अब देखो, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इधर दबाएगा पहले, फिर इस तरफ दबाएगा, यानी कि इस तरफ भी कंप्रेशन बनेगा और यहाँ पर फिर रेयरफेक्शन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया, और एक हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का टाइम के साथ। जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल पेंडुलम है जिसको हमने ऐसे फिक्स कर रखा है दीवार के साथ। इस तरह से हमारे पास एक पेंडुलम है, जैसे आप इसको हिलाओगे तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा। तो ये जो इसका ऑसिलेशन हो रहा है, ये ग्राफ उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम दो तरह से जो है साउंड वेव के ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर डेंसिटी वाले की और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले की, दोनों का एक जैसा ही चलेगा, ठीक है। सबसे पहली टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, एफ यूज़ कर सकते हैं, इट्स आवर चॉइस, बट बुक में आपके न्यू साइन दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। ये जो सिंबल है अजीब सा भी बनाना है, इसको हम बोलते हैं न्यू, NU, इट डिनोट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले V बनाना है और फिर आपको एक तरफ से हेयर ड्रेसर चलाना है, तो ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यू। इज दिस ओके? तो न्यू हमें पता लगा, न्यू किसके लिए यूज़ करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी के सिंबल के लिए, तो ये हमें पता लग चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी का, देखो मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर आप कहें तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हुई, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। मान लीजिए कि ये एक सेकंड है, यहाँ तक टाइम हमें एक सेकंड लग रहा है, तो इसको वाइब्रेट कितनी बार करना पड़ा, एक बार। एक बार ऊपर वाला हिस्सा, एक बार नीचे वाला हिस्सा मिला के कंप्लीट वेव बनती है। तो ये हाफ वेव है, ये हाफ वेव है, एक वाइब्रेशन पूरा कितना होगा, ये पूरा का पूरा होगा। देखो इसमें वाइब्रेशन, इसके अगर आप समझें तो एक वाइब्रेशन का मतलब है पहले तो उधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये आधा वाइब्रेशन हुआ, फिर उधर जाएगा फिर इधर जाएगा। एक तरफ वाला पोर्शन ऊपर का पार्ट डिनोट करता है और एक तरफ वाला पोर्शन नीचे का पार्ट डिनोट करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं उल्टे वाई से, उल्टे वाई को हम बोलते हैं लैम्डा। दिस साइन इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, देखो वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी वेव बन रही है, तो ध्यान से देखते हैं, आधी वेव आधी वेव आधी वेव, तो इसमें 1.5 वेव्स बन रही है, लेकिन वेवलेंथ लेंथ ऑफ वन वेव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि आपको इसमें क्या है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक सेम पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि आप चाहो तो अगर आपने इसका टॉप उठाया है तो इसका भी टॉप ही उठाओ और ये वाली लेंथ भी लैम्डा ही होगी, ठीक है। अगर आपने ये वाला एंड उठाया है तो यहाँ पर उठाओ तो ये लेंथ भी लैम्डा ही होगी। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। इज दिस ओके? तो वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ वन वेव। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसके अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन को शो कर रहा है, नीचे वाला रेयरफेक्शन को, या फिर हम इसको क्रेस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये वाली लेंथ, ठीक है ना। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर की बात होगी तो इसके अंदर ये वाली लेंथ एम्पलीट्यूड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आता है कि एक वेव चलने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से, और एक वेव को चलने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो लैम्डा तक चलने में जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सेम फेज, ठीक है। सेम फेज का मतलब होगा एक जैसा ही होना चाहिए। अगर पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया तो बाद में भी ऊपर वाला ही लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, v। स्पीड का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ एक वेवलेंथ का तो ये हो जाएगा लैम्डा, और एक वेवलेंथ चलने में कितना टाइम लगता है, t। तो ये है स्पीड। स्पीड इज लैम्डा अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या था कि एक वेव की लेंथ। एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इज दिस ओके? टाइम पीरियड क्या था, एक वेव को चलने में कितना टाइम लगेगा, और स्पीड का मतलब लैम्डा अपॉन टी। इज दिस ओके? नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है पिच। देखिए पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे, कि आपकी आवाज़ भारी है या पतली है, ठीक है। आवाज़ मोटी है या आवाज़ पतली है। कई बार होता है ना, से आप आवाज़ सुनते हो कि इसकी आवाज़ तो बहुत तेज़ है, बहुत तीखी आवाज़ है, तो वो जो है वो पिच डिनोट करती है, ठीक है। पिच हमें बताती है कि सामने वाले की आवाज़ कैसी है। तो पिच हमारे पास दो तरह की होगी, हाई पिच एंड लो पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम पिच,
ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया उसकी आवाज़ पतली होती जाएगी, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी आवाज़ मोटी होती जाएगी। ओके तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे पास एक वेव तो ऐसे है, ये यहाँ तक उसको 1 सेकंड का टाइम है, और दूसरी वेव मेरे पास ऐसे है, इसमें भी 1 सेकंड का टाइम है, तो मुझे दिख रहा है इसके अंदर ज़्यादा वेव बन रही है, 1 2 3 4 5 6 वेव बन रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर 1 2 और 2.5 आधी बन रही है दूसरी तीसरे वाली, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5, उसकी 6, तो ज़्यादा पिच ऊपर वाले की, यानी कि ज़्यादा पतली आवाज़ ये है और कम पतली आवाज़ ये है। दिस ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लाउडनेस और सॉफ्टनेस। ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब आपने उतना ही ज़ोर से इसको डिस्प्लेस किया है, उतना ही दम लगाकर बोला है, तो आवाज़ लाउड है, और अगर ये कम है तो इसका मतलब आवाज़ सॉफ्ट है और फीबल है। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे पास टर्म है वो है क्वालिटी और टिम्बर। देखिए, क्वालिटी और टिम्बर का मतलब क्या होता है, कुछ वेव हमारे पास ऐसी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब पिच सेम हो गई, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, एम्पलीट्यूड का मतलब उसके लाउडनेस सॉफ्टनेस सेम होगी, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है कि नहीं, आवाज़ अलग है, 2 पर्सन्स की आवाज़ अलग अलग होती है, उस चीज़ को बताता है क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या है, ये हमें 2 साउंड के बीच में डिफरेंस बताता है। ओके, अब 2 साउंड के बीच में डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर, तो आंसर है वेव की फॉर्मेशन पे, ठीक है। हो सकता है कि इसकी वेव ऐसे बन रही है, हो सकता है कि कोई और ऐसा आ जाए जिसकी वेव ऐसी बन रही हो। जैसे जैसे वेव की फॉर्मेशन अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्वालिटी और टिम्बर भी अलग अलग ही होता है। और लास्ट जो है इसका है वो है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि जो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें पता है, ठीक है, साउंड एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी है एक तरह से, ठीक है, और वेव भी है। तो साउंड की एनर्जी 1 सेकंड में 1 मीटर एरिया में जितनी जाती है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। एरिया कितना होना चाहिए 1, और टाइम कितना लगना चाहिए 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो साउंड एनर्जी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इज दिस ओके, ठीक है। तो ये सब का सब आपके सामने है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं जो अभी अभी हमने टर्म्स की थी, ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो टर्म है अपने पास वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी एकदम ठीक है। तो इसका फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, ऐसा यूनिट इसकी होगी। अब 1 की तो कोई यूनिट नहीं है, डिवाइड में सेकंड है तो पर सेकंड बोलते हैं इसको, सेकंड इनवर्स बोलते हैं, और इसका छोटा नाम रखा गया हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव। एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते थे, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। तो अगर हम यहाँ पर एक वेव ऐसे बना देते हैं तो यहाँ से हम इस पॉइंट से अगर उठाते हैं तो यहाँ तक हो जाएगी वेवलेंथ, और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अगर हम इसको 1 सेकंड मानते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। ओके, टाइम पीरियड क्या होता था, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगता है, यानी कि लैम्डा तक चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, स्पीड का फॉर्मूला हमने किया था वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड लैम्डा अपॉन टी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 1/t, ये नीचे ही तो आएगा, ठीक है। और 1/t हमने क्या सीखा था, फ्रीक्वेंसी सीखा था। तो वी कैन से कि स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी जगह यूज़ होगा, तो एक बार आप इसको जरूर नोट करें अच्छे से। स्पीड का फॉर्मूला वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे रिलेशन बताइए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में, तो आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाना होगा, ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। ओके, नेक्स्ट है लाउडनेस और सॉफ्टनेस। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। पिच किस पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी पे। ओके, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
टू डिफरेंट साउंड, और साउंड की इंटेंसिटी क्या था, साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। ओके, तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो है रेंज ऑफ हियरिंग और बाकी पोर्शन को करते हैं चैप्टर के। थैंक यू।